ठीक है, न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद हाइड्रोजन एटम केप्ट एट रेस्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज Ki। और ये न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन के मास बराबर होंगे, तो इसलिए आपका एक हाइड्रोजन एटम के बाद एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। नहीं, एक, हाँ, 1H1 में तो एक ही होता है, प्रोटॉन ही होता है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए ना सभी। ठीक है ना। अगर ये He+ होता है तो He+ में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 4m हो जाता है उसका मास। ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानते हो आप। ठीक है, तो आपको दे भी रखा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन, तो न्यूट्रॉन आ रहा है, हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर है, इससे आके कोलाइड कर रहा है, मान लो इसकी स्पीड v0 है। तो अब आपको बता रखा है Ki की वैल्यूज ये हैं, तो बताओ किस तरह की कोलिजन होगी अगर Ki 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर Ki की वैल्यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 20.4 है, तो क्या किस टाइप की कोलिजन है, 22 है तो किस टाइप की, ये सब बताना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला काम है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स में आप मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप निकालें, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वही फंडा कि मान लो कि आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो इस केस में जितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा उससे ज्यादा एक्साइटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। सबसे पहली बात है, क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हैं आप, कि सबसे पहले आपका क्या निकालोगे आप, मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल हो सकती है एक्साइटेशन के लिए, फिर बाकी चीजें डिसाइड होंगी बेटा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो निकालने का तरीका क्या है कि मोमेंटम कंजर्व कर दो, बाद में मतलब फाइनल वेलोसिटी मान ली v है, तो लेट बोथ मूव टुगेदर देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, इनिशियल मोमेंटम कितना है mv0, फाइनल कितना है 2m इंटू v1। m और mi दोनों साथ में चल दिए तो दोनों के मोमेंटम सेम हो जाएगा ना, तो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम COLM। इनिशियल मोमेंटम कितना था mv0, फाइनल कितना है 2mv1, तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा आपका v0/2 आ जाएगा, ये v1 आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv0 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू 2m। फाइनल दोनों साथ में चल दिए ना, तो कितना आ गया, m था, ये m था, तो हाफ इंटू 2m इंटू v1 स्क्वायर कर दो, v0 स्क्वायर/4। हाँ, KI/2 है ना, यही कह रहे हो। हाँ, मैक्सिमम नहीं है, होनी चाहिए, अभी तो मैक्सिमम पॉसिबल है कि मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो सकती है, KI/2। देख सकते हो बेटा, इजी कैलकुलेशन है एकदम। इनिशियल आपकी हाफ mv0 स्क्वायर थी, मोमेंटम से आपने v0/2 कॉमन निकाली, फाइनल ये आ गई mv0 स्क्वायर/2 माइनस mv0 स्क्वायर/4, किसके बराबर आ रहा है, mv0 स्क्वायर/4, मतलब वो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ। तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कितना है, के इनिशियल/2 है, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्साइटेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन और ये कोलाइड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, अब आप देखेंगे पहली वैल्यूज कितनी दे रखी है आपको, Ki की 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो पहली से स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे एकदम। तो पहले ये भी समझ लीजिए, तो एनर्जी लॉस किस रेंज में हो सकता है, 0 से लेकर Ki/2 के बीच कुछ हो सकता है। ठीक है, और साथ में लॉस क्या होगा वो भी वैल्यू ध्यान रखेंगे, एनर्जी लॉस मतलब कितनी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी ले ली, तो कौन सी ले सकता है, या तो ले ही ना हो, एक्साइट ही ना हो, या फिर 10.2 लेगा, या 12.09 लेगा, या 12.75 लेगा, या मैक्सिमम कहाँ तक ले सकता है, 13.6 तक ले सकता है। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होगा, अगर मान लो He+ होता तो सब में 4 मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि आपने एक याद रख ली ना। ठीक है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आगे की वैल्यूज निकल आएंगी आपकी, Li+2 कह देगा तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 3 केस ही होते हैं, चौथा केस तो आता नहीं, या तो हाइड्रोजन या He+ या फिर आपका Li+2 इस तरह का। तो जेड आप देख लोगे, आपको पता है 13.6 इंटू Z²/n² से Z² से मल्टीप्लाई होकर नई वैल्यूज निकल आई, ये आपको याद है 10.2, 12.09, 12.75,
इस तरह, इसके अलावा तो कोई लॉसेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये लॉसेस पॉसिबल है। तो अब देखो आप क्या करोगे। अब आपका पहला केस ले रहा हूं मैं कि 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इनिशियल की वैल्यू है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, 14/2 इक्वल टू 7, ये मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। आ रही बात समझ में सबको कि इनिशियल कितना है आपका 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कुछ हो सकता है क्या बेटा हाइड्रोजन एटम में, बताओ। मैक्सिमम पॉसिबल ही 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कोई एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, Ki/2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10/10.2, तब जाके कुछ एक्साइटेशन हो सकता है। ये भी बता सकते हैं हम कि मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो। कैसे बताएंगे वो, Ki इनिशियल अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2, ऐसे बताएंगे। ठीक है, के इनिशियल अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/2 होगा, तब वो एक्साइटेशन पॉसिबल है। उससे पहले तो अगर ये 10.2 इंटू 2 से कम रहेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हमेशा कैसी कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। जब तक एक्साइटेशन नहीं, तब तक काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं, कोलिजन हमेशा कैसी रहेगी, इलास्टिक कोलिजन रहेगी। तो आप सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा कि 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर किस तरह की कोलिजन होगी। 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केवल इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल होगी, इसके अलावा और किसी तरह की कोलिजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इनिशियल है। मैक्सिमम ट्रांसफर कितना हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। मैक्सिमम ट्रांसफर कितना हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो पता है कि कोई एक्साइटमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या आ गया आपका यहाँ पर, तो जब काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा की मैक्स कितना हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन 10.2, so no loss of kinetic energy occurs and collision must be elastic.